आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता यानी वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर किया है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर करें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अन्यथा अगर आप कवर नहीं करेंगे तो चैप्टर का जो थ्योरी है वह इनकम्प्लीट रह जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आप चैप्टर को इग्नोर नहीं करेंगे, पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी को नोट करने का प्रयास करेंगे। तो थर्ड वीडियो का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो ये जो सिद्धांत दिया था ये स्पीरमैन के सिद्धांत के बाद, स्पीरमैन का सिद्धांत आपको सेकेंड वीडियो में पढ़ाया गया है। स्पीरमैन के सिद्धांत के बाद लुईस थर्स्टन ने यह सिद्धांत जारी किया तथा इसमें कहा गया कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है जो एक दूसरे की तुलना में स्वतंत्र होकर कार्य करती है, काम करती है। यह सिद्धांत जो है आपका, यह प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत ज्यादा 2 ही लाइन है। 2 लाइन आप कहां तक याद रखेंगे, यहां से लेकर यहां तक आपको याद रखना है। स्पीरमैन के सिद्धांत के बाद लुईस थर्स्टन ने एक सिद्धांत जारी किया जिसमें यह बात कही गई कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं आती है जो स्वतंत्र होकर एक दूसरे के यानी जो एक दूसरे के तुलना में स्वतंत्र होकर क्या करती है, कार्य करती है। तो ये एक तरह से 2 लाइन का आपका सिद्धांत है, याद रखेंगे। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत तो कोई व्याख्या करें, तो आपको इस प्रकार व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो है वो क्या क्या है, जो निम्न है। यानी जो आपको यहाँ दिया गया है 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं इस सिद्धांत के अंतर्गत जो आती है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो किनके द्वारा दिए गए हैं ये सिद्धांत, लुईस थर्स्टन के द्वारा। तो सबसे पहला जो योग्यता है वो क्या है, स्मृति यानी सूचना को पुनः स्मरण करने में शुद्धता। यानी सबसे पहला क्या है, स्मृति यानी जो मेमोरी पावर है, यानी जो याद रखने की जो सलाहियत है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को, उसको पुनः स्मरण करने में शुद्धता यानी प्योरिटी। ठीक है, ये कौन सा, ये हुआ पहला योग्यता हुआ। दूसरा जो योग्यता है वो क्या है, शब्द प्रवाह यानी लगातार बोलना तथा विनम्र शब्द को बोलना। ये क्या है, एक तरह से शब्द प्रवाह है। ये भी क्या है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। तीसरा जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं है वो क्या है, प्रात्यक्षिक गति। चौथा है देशिक संबंध, क्या है चौथा, देशिक संबंध। पांचवा है संख्यात्मक योग्यताएं। छठा है वाचिक बोध, शब्दों और विचारों के मतलब को समझना, इसी को क्या बोलते हैं, वाचिक बोध बोलते हैं। लास्ट जो योग्यता है वो क्या है, आगमनात्मक तर्कना। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 7 योग्यता को याद रखेंगे। इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि जब थ्योरी पूछा जाएगा, ये थ्योरी को आपको कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत की व्याख्या करें, तो आपको ये डेफिनेशन के बाद आपको 7 योग्यताओं के नाम भी लिखने पड़ेंगे। 7 योग्यताओं के नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट बनाते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आर्थर जॉनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक यानी ऑर्डरली मॉडल जारी किया और कहा कि योग्यताएं 2 स्तर पर, 2 लेवल पर कार्य करती है। ये देखिए आर्थर जॉनसन, यहाँ देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है आपका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स डिफरेंस यानी वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में बहुत सारे वैज्ञानिक ने बहुत सारे थ्योरी दिए हैं, वही सब थ्योरी को दिया गया है। यहाँ अलग अलग थ्योरी याद रखने पड़ेंगे आपको, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग थ्योरी, अलग अलग प्रिंसिपल को याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ आपका वैज्ञानिक का नाम बदल जाता है। वहाँ क्या था आपका, लुईस थर्स्टन, जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने दिया था कि थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अब चलिए सेकेंड मनोवैज्ञानिक यानी जो साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम क्या है, आर्थर जॉनसन, और इन्होंने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक यानी ऑर्डरली मॉडल जारी किया और कहा कि योग्यताएं 2 स्तरों पर कार्य करती है, 2 लेवल पर कार्य करती है। लेवल फर्स्ट जो है इसमें आगत तथा निर्गत लगभग समान होते हैं। आगत और निर्गत, यहाँ वो आगत और निर्गत जैसे रट कर किया जाने वाला अधिगम यानी पढ़ाई तथा स्मृति। ठीक है, यानी रट कर किया जाने वाला अधिगम तथा स्मृति। ठीक है, यानी जितना आप रटेंगे उतना आप स्मृति बढ़ेगी, मतलब जितना रटेंगे उतना स्मृति बढ़ेगी, जितना कम रटेंगे उतना कम याद होगा, जितना कम पढ़ाई करेंगे उतना कम याद होगा, जितना ज्यादा
पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। मतलब आगत और निर्गत क्या है, लगभग समान है। जितना इनपुट करेंगे उतना आउटपुट आपको मिलेगा, जितना पढ़ाई में मन लगाएंगे उतना आपको याद होगा, ठीक है। यानी आगत और निर्गत, आप अगर अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स रखे होंगे तो आगत का मतलब होता है कच्चा माल और निर्गत का मतलब होता है आउटपुट, यानी जो बन के निकलता है। तो थोड़ा सा याद रखिए, ये दोनों वर्ड आपको जाना पहचाना वर्ड है अगर आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लेवल जो है, द्वितीय लेवल, वो ये है कि इसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में बदल देते हैं। यानी यहाँ जो आगत है, आप अगर आगत कर रहे हैं तो आउटपुट जो है वो उनको एक तरह से इफेक्टिव बना देता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना देता है, जो बहुत अच्छे होते हैं। यानी इसको क्या कर देते हैं, प्रभावी निर्गत में बदल देते हैं। ये लेवल 2 है। तो लेवल फर्स्ट और लेवल 2 आप पढ़ लिए किसके अनुसार, आर्थर जॉनसन के अनुसार बुद्धि के एक पदानुक्रमिक मॉडल जारी किया। इसमें योग्यता है जो है 2 स्तर पर कार्य करती है, लेवल 1 और लेवल 2 स्तर, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। अब चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, बुद्धि संरचना मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो ये संरचना मॉडल को आपको याद रखना है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये जो एक तरह से आपको जो पढ़ा रहा हूँ, तो वही सारे मतलब पॉइंट्स को इंक्लूड करने का प्रयास किया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे इंपोर्टेंस पॉइंट दिए गए हैं वो सारे को इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है, और यहाँ से डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो बात ही नहीं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। बुद्धि संरचना मॉडल यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये क्या है, तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल जेपी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया। सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे, ये मॉडल को प्रस्तुत करने वाले नाम, यानी जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम क्या है, जेपी गिलफोर्ड। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आप पढ़े हैं गाइड वगैरह में या फिर जहां आप पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक में, वो सब सिर्फ आपको याद नहीं रखना, आपको सब्जेक्टिव में अच्छी तरह से पकड़ बनानी है। अगर आपकी सब्जेक्टिव में अच्छी तरह से पकड़ है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ दे, उसका आप आंसर फटाक से दे देंगे। इसलिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर, यानी जो सब्जेक्टिव में जो थ्योरी है वो सारे थ्योरी को याद रखने का प्रयास करेंगे। तो बुद्धि संरचना मॉडल को प्रस्तुत करने वाले का नाम क्या है, जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ने इनको प्रस्तुत किया, जिसमें बौद्धिक विशेषताओं को 3 विमाओं में बांटा गया, जो निम्न है, ठीक है। यानी 3 विमा, पहला जो विमा है वो क्या है, वो पहला जो डायमेंशन है वो संक्रियाएं, यानी इसमें बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आती है, जैसे कि स्मृति, अभिलेखन, ठीक है। यानी ये क्या है, स्मृति, किसी चीज को अगर आप याद करते हैं तो वो बुद्धि पर डिपेंड करता है आपका, यानी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। किसी चीज को अगर याद करते हैं तो बहुत ही जल्दी याद हो जाता है आपको, तो वो किस पर डिपेंड किया, आपका बुद्धि पर डिपेंड किया। यानी आपकी बुद्धि ज्यादा है, अगर बहुत समय तक आप याद करते हैं फिर भी याद नहीं हो रहा है, तो वहां आप समझ में ये, हम लोग ये समझेंगे कि आपकी जो बुद्धि लेवल है वो थोड़ा सा कम है। मतलब स्मृति जो है वो किस पर डिपेंड करता है, बुद्धि पर डिपेंड करता है। यानी ये जो है, ये कार्य जो है बुद्धि द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो ये पहला कौन सा विमा हुआ, ये पहला विमा हुआ, पहला डायमेंशन हुआ बुद्धि संरचना मॉडल का। अब देखिए टोटल कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में से पहला डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड जो डायमेंशन है यानी जो विमा है वो है उत्पाद। तो इसका जो मतलब होता है उस स्वरूप से है, इसका मतलब इसका अर्थ उस स्वरूप से है, उस मतलब फॉर्म से है जिसमें व्यक्ति सूचनाओं को अलग अलग खंडों में बांटता है। यानी व्यक्ति को जो भी सूचना मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको अलग अलग पार्ट में, अलग अलग खंडों में उनको क्या करते हैं, बांटते हैं, क्लासीफाई करते हैं। चूंकि इस वर्ग में, यानी इस वर्ग में 6 × 5 × 6 वर्ग बनते हैं, टोटल जो वर्ग बनता है 6 × 5 × 6 वर्ग बनते हैं। इसलिए इस मॉडल को 180 प्रकोष्ठ कहा जाता है, ठीक है, 180 प्रकोष्ठ, ठीक है। आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे 180 प्रकोष्ठ। यहाँ टोटल अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5 × 6 तो टोटल कितना होगा, 180 होगा। 180 प्रकोष्ठ मतलब कोई एक तरह से ये बनेगा, कॉलम बनेगा, प्रकोष्ठ बनेगा, ठीक है। यानी जो कॉलम मतलब जो चारों तरफ से घिरा हुआ है यूनिट है वो बनेगा। तो ये उत्पाद है, ये उत्पाद आपका सेकेंड डायमेंशन है, दूसरा विमा है बुद्धि संरचना मॉडल का। अब चलिए तीसरा विमा जो है वो क्या है कि विषय वस्तु, ठीक है। यानी विषय वस्तु, इसमें व्यक्ति सूचना के स्वरूप पर बौद्धिक क्रियाएं क्या करती है, बौद्धिक क्रियाएं करती है। इसमें व्यक्ति सूचना के स्वरूप पर, यानी जो भी उनको सूचना मिलती है, जो भी उनको खबर मिलती है, जो भी उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के रूप में, उसी के फॉर्म में वो बौद्धिक क्रिया करती है। अपना इंटेलिजेंस, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके वो वर्क करने लगते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तीसरा विमा है। तीसरा विमा विषय वस्तु, दूसरा आपका उत्पाद, तीसरा संक्रिया। ये बुद्धि संरचना मॉडल को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत
मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इन प्रिंसिपल है, थ्योरी है, इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। जितने सारे पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, उम्मीद करता हूं कॉपी कलम अगर लेकर नहीं बैठेंगे, नोट अगर नहीं बना रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माइंड की प्रवृत्ति है कि कुछ समय के बाद आप सभी चीज को भूल जाएंगे। और आप लोगों को भूलना नहीं है, आपको लोगों को एग्जाम देना है, एग्जाम में हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है। और ये करने के लिए अच्छा तरह से प्रदर्शन करने के लिए आपको अच्छा तरह से याद करना पड़ेगा। अच्छा तरह से याद करने के लिए आपके पास इफेक्टिव नोट्स, अपना नोट्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत को होवर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया। देखिए ये सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर के बारे में पढ़े। अब इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? किनके? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा जो मॉडल जारी किया उसको पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने आर्थर जेनर के बुद्धि का मॉडल को जारी किया था, उन्होंने उसको पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा लुईस थर्स्टन ने जो सिद्धांत जारी किया प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, उनको हम लोगों ने पढ़ा। मतलब ये जो चैप्टर है ना आपका, ये चैप्टर में अलग अलग मनोवैज्ञानिक यानी जो साइकोलॉजिस्ट है अलग अलग थ्योरी दिए हैं, अलग अलग मतलब जो बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, वो सारे चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को होवर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया। किसने? होवर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, कोई एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। गार्डनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है, इसमें टोटल आपको याद रखना है, ये सिद्धांत को किसने जारी किया? होवर्ड गार्डनर ने जारी किया। और ये इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि एक तत्व नहीं है, बल्कि ये अलग अलग बुद्धियों का एक अस्तित्व है। कौन सिद्धांत के अनुसार? बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। और गार्डनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रकार की जो बुद्धियां हैं वो आपस में अंतःक्रिया करती है, इंटरैक्शन करती है, तभी जाकर के आउटपुट निकलता है, तभी मतलब वो समस्या का समाधान निकलता है। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो इसमें जो है, गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया। बहु का मतलब क्या होता है? ज्यादा, यानी एक वचन का मतलब एक, बहुवचन का मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो बहु का मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा। बहुबुद्धि मतलब एक से ज्यादा बुद्धि। ठीक है, तो टोटल कितना बुद्धि? 8 प्रकार के बुद्धियों का उन्होंने वर्णन किया है। गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धियों का क्या किया है? वर्णन किया है, व्याख्या की है, एक्सप्लेन किए हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत के अंतर्गत। तो चलिए पहला जो बुद्धि है वो क्या है? पहला बुद्धि, सभी चीज को याद रखेंगे, सभी चीज को याद रखेंगे, आपको घबराना नहीं है। जितने सारे थ्योरी दिए गए, चैप्टर 1 जो है ना काफी भर के आपका थ्योरी दिया गया। चैप्टर 1 में पूरा एकदम भर करके थ्योरी दिया गया। जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 है उतना इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगता कि कोई दूसरा चैप्टर होगा। ठीक है, अब चलिए पहला जो बुद्धि है 8 प्रकार की बुद्धि में जिनको गार्डनर ने प्रस्तुत किया था अपना बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत, पहला बुद्धि का नाम है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी लॉजिकल मैथमेटिकल, तार्किक गणितीय। तो ये बुद्धि जो है, इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में ज्यादा होगी, जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा पाया जाएगा, वो तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। यानी किसी भी चीज को क्रिटिकल थिंकिंग करने का मतलब ये हुआ, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर बहुत ही गहरे तरीके से वो सोच सकता है, बहुत ही भयानक तरीके से वो चीज को सोच सकता है, जो आदमी, जनरल आदमी नहीं सोच सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपके अंदर पाई जाती है, आपके माइंड में, आपके दिमाग में है, तो कोई भी समस्या को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति को क्रिटिकल थिंकिंग करने आनी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या सामने आ जाए, माइंड काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति में क्रिटिकल थिंकिंग की प्रवृत्ति होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए। तो तार्किक गणितीय यानी लॉजिकल मैथमेटिकल जो बुद्धि है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यह लिया गया है, इस प्रकार की बुद्धि वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार विजेता में अधिक पाई जाने की संभावना है। सही बात है, क्रिटिकल थिंकिंग कौन करता है? यानी जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत मतलब सोचते हैं, तभी सोचते हैं, कोई नया चीज का आविष्कार करते हैं। जो वैज्ञानिक लोग हैं, सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम लीजिए, वो हमेशा सोचते रहते थे, तभी उन्होंने एक तरह से मिसाइल का निर्माण किया, तभी वो उनको अभी क्या कहे जाते हैं? मिसाइल मैन कहे जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा सोचते, क्रिटिकल थिंकिंग यानी हार्ड, बहुत ही ज्यादा हार्ड, जो आम आदमी नहीं सोच सकता है वो चीज को वो लोग सोचते हैं। तो ये जो बुद्धि है, ये क्या है? एक प्रकार का बहुत खतरनाक बुद्धि है। लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिक वाला बात को सोचते हैं। ठीक है, तो ये आपका तार्किक गणितीय बुद्धि है। और ये बुद्धि जिस व्यक्ति के अंतर्गत पाया जाएगा, तो वो व्यक्ति जनरली क्या होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं और नोबेल
पुरस्कार विजेता होते हैं। नोबेल पुरस्कार किनको मिलता है भाई? नोबेल पुरस्कार जो मिलता है बहुत बड़े बड़े विद्वान आदमी को मिलते हैं, किसी मतलब छोटे मोटे आदमी को नहीं मिलते हैं। और वो लोग बहुत ही मतलब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, बहुत ही उन लोग का पहुंच जो होता है बहुत आगे तक होता है। अब चलिए दूसरा जो बुद्धि है वो क्या है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने पहला बुद्धि को पढ़ लिया। दूसरा जो बुद्धि है वो भाषागत यानी लिंग्विस्टिक। तो ये जो है ये बुद्धि यानी भाषागत बुद्धि बोला या फिर भाषा बोला, ठीक है, भाषागत बुद्धि आप लगा सकते हैं या सिर्फ भाषागत लिखी गई है। तो ये जो बुद्धि है व्यक्ति के विचारों को समझने, भाषा को समझने और अपना विचार को प्रकट करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी भाषागत बुद्धि जिस व्यक्ति के अंतर्गत ज्यादा होगा वो किसी भी भाषा को, किसी भी समझ को, किसी भी विचार को प्रकट करने का एक तरह से ज्यादा शक्ति उनको मिलेगा, ज्यादा वो एक तरह से अपने आप को अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाएगा, अपनी भाषा को अच्छी तरह से समझ पाएगा, अपने विचारों को अच्छा तरह से समझ पाएगा भाषागत बुद्धि के अंतर्गत। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहां लिया गया है, इस प्रकार की बुद्धि लेखकों और कवियों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेखक और कवि जो होते हैं वह किसी भी भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से वो किसी भी भाषा में अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी समझ को उतार सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? भाषागत बुद्धि है। टोटल हम लोगों को 8 बुद्धि पढ़ना है, 2 बुद्धि हम लोगों ने पढ़ लिया बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत। जिन्होंने ये सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। ये सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया, ठीक है। अब चलिए तीसरा जो बुद्धि है वो क्या है? देशिक बुद्धि, ठीक है। तो ये बुद्धि जो है, इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सामने देखी गई वस्तु का अपने दिमाग में प्रतिरूप बनाने में सक्षम है। यानी सामने उनका कोई भी वस्तु रख दीजिए, उनका मतलब हूबहू चित्र बना के रख देगा वो बुद्धि जो है वो चित्र बनाने में जो भी बुद्धि का उन्होंने इस्तेमाल किया तो उसी बुद्धि को क्या बोलेंगे? देशिक बुद्धि बोलेंगे। जिस्ट एग्जांपल, मूर्तिकार क्या करते हैं? अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं चित्रकार, कोई भी चित्र को देखेंगे अपना मतलब वो अपना पेंट करके वो चित्र तैयार कर देंगे। तो वो जो बुद्धि लगाया वो उनके पास इंटेलिजेंस होगा, बुद्धि होगा, तभी ने वो मतलब सेम टू सेम कॉपी कर लिया, तभी ने सेम टू सेम वो मतलब पेंट कर लिया। तो वो बुद्धि को क्या कहेंगे? देशिक बुद्धि कहेंगे। शल्य चिकित्सा में इस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में पाए जाने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? देशिक बुद्धि हुआ। देशिक बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा पाया जाएगा वो व्यक्ति किसी भी चीज को कॉपी करने में, वो व्यक्ति किसी भी चीज को हूबहू उतारने में, उनका ट्रू कॉपी करने में, उनका नकल बनाने में आगे होगा। वो किसी भी चीज को एक तरह से अच्छा तरह से दूसरा कॉपी कर सकता है, दूसरा मतलब एक तरह से पिक्चर बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपका देशिक बुद्धि हुआ। चौथा जो बुद्धि है प्रकृतिवादी, ठीक है। तो इस बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति पर्यावरण के प्राकृतिक दृश्य को अच्छी तरह से समझ पाता है। यानी प्रकृतिवादी बुद्धि अगर आपके अंदर ज्यादा है तो आप पर्यावरण जो बनाया गया है प्रकृति द्वारा उनको आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जैसे कि प्रकृतिवादी बुद्धि किनके अंदर ज्यादा पाई जाएगी? किसान के अंदर, शिकारी के अंदर, पर्यटक के अंदर, पक्षी विज्ञानी आदि में प्रकृतिवादी बुद्धि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रकृतिवादी बुद्धि किसको बोलेंगे? सिंपल सी बात है, जिनके अंदर प्रकृति को समझने की अच्छी मतलब बुद्धि है, अच्छी पावर है, जो अच्छी तरह से प्रकृति को समझ पाता है, सबसे ज्यादा अच्छी तरह से प्रकृति को समझ पाता है। तो हम वह क्या समझेंगे? उनके अंदर प्रकृतिवादी जो बुद्धि है वो ज्यादा है। प्रकृतिवादी बुद्धि ऐसी बुद्धि जिनका सहायता लेकर के हम प्रकृति के वातावरण को, प्रकृति के पर्यावरण को, माहौल को समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकृतिवादी बुद्धि बोलेंगे। अब चलिए पांचवा बुद्धि जो है वह क्या है? अंतः व्यक्ति। ये क्या है? अंतः व्यक्ति बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल। इस योग्यता इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी कमजोरी और शक्ति का ज्ञान तथा उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने का एक ऐसा कौशल सम्मिलित है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों से अच्छा संबंध बना सके। अर्थात इसमें अपने बारे में जाना जाता है तथा अपने आप का संबंध दूसरे व्यक्ति से समझा जाता है, ठीक है। यहां से लंबा चौड़ा परिभाषा आपको याद नहीं रखना है, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से, ठीक है। यहां देखिए सिंपल सी बात है, अर्थात के बाद आपका पॉइंट स्टार्ट होता है। इसमें अपने बारे में जाना जाता है और अपने आप का संबंध दूसरे व्यक्ति से जोड़ा जाता है। ये दोनों लाइन आप याद रखेंगे, आपको इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है। अंतः व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल
इंट्रापर्सनल में क्या होता है, ये एक ऐसा बुद्धि है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, अपने बारे में रिसर्च करते हैं और मेरे अंदर क्या क्या गुण है और हम क्या क्या जानते हैं, उनको जानकर क्या करते हैं, अपना संबंध, अपना रिलेशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ समाज में जोड़ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंतः व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल आपका इंटेलिजेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो बुद्धि है अंतर व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल। ये क्या था आपका इंट्रापर्सनल, ये क्या था इंट्रापर्सनल, ये है इंटरपर्सनल। अंतः अंतर, अंतः अंतर इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल डिफरेंस है, याद रखेंगे, ठीक है, डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं डिफरेंस। चलिए ये जो बुद्धि है इसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहारों को जानकर उनके साथ मधुर संबंध बनाता है। सही बात है, किसी व्यक्ति की अगर भावना को अगर आप समझ जाएंगे, किसी व्यक्ति की अगर व्यवहार को अगर आप समझ जाएंगे तो वो व्यक्ति से आप अच्छी खासी पटरी बैठा सकते हैं, मतलब जस्ट मीन आप उससे अच्छी खासी दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि इनको कौन सा बिहेवियर पसंद है, कि इनको कौन सा व्यवहार पसंद है, इनके अंदर कौन सी भावना है, अच्छी भावना है या फिर गलत भावना है, दोस्ती करने की भावना है या फिर नहीं है। तो वो व्यक्ति के साथ आप अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं जिस व्यक्ति की भावना के बारे में, व्यवहार के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो। तो अंतर व्यक्तिक जो है इंटरपर्सनल बुद्धि जो है ये क्या करता है, व्यक्ति एक व्यक्ति द्वारा, इसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहारों को जानकर उसके साथ मधुर संबंध बनाता है, तो उसी को बोलेंगे अंतर व्यक्तिक बुद्धि। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है धार्मिक नेता, धार्मिक नेता यानी जो धर्म के नेता होते हैं वो क्या करते हैं, भावनात्मक रूप में किसी से भी मतलब क्या करते हैं, अपना संबंध स्थापित करते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं, अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो है समाज के बारे में बताते हैं, समाज में ऐसा होना चाहिए, ऐसा भलाई होनी चाहिए, ऐसा वर्क होगा समाज में, ऐसा काम होगा तो लोगों का भलाई होगा। तो वो क्या करते हैं, दूसरे के प्रति दूसरे की भावना को जानते हैं और उनके व्यवहार को जानते हैं, उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब बुद्धि है अंतर व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है ये किस में ज्यादा पाया जाता है, धार्मिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता में ऐसा बुद्धि पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है संगीतात्मक। ये क्या है, संगीतात्मक यानी म्यूजिकल। तो इसके द्वारा व्यक्ति ध्वनियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई भी गाना को सुन रहे हैं, बहुत सारे वहां व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वो व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो गाना को बहुत अच्छी ध्यान से सुनते होंगे और उनका हर एक लाइन का जो मतलब है, जो मीनिंग है, उनको समझते होंगे, ठीक है। यानी किसी ध्वनि को अच्छी तरह से संवेदन के साथ सुनने की जो बुद्धि है, अच्छी तरह से उस ध्वनि को समझने की जो बुद्धि है, उसको क्या बोलेंगे, संगीतात्मक बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस से बोलेंगे। लास्ट जो बुद्धि है वो क्या है, शारीरिक गति संवेदी यानी बॉडीली काइनेथेटिक्स, ठीक है। यानी ये जो है काइनेस्थेटिक्स, ये जो है ये क्या है, इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से यानी शरीर की तरफ से काफी संवेदनशील होते हैं। यानी इस प्रकार की बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि जो है, इस प्रकार की बुद्धि किस में पाया जाएगा, धावक में पाया जाएगा, नर्तक यानी जो नाचने वाले डांसर होते हैं उनमें पाया जाएगा, अभिनेता यानी जो मतलब हीरो होते हैं, अभिनेत्री हीरोइन जो होती है, और ये सब में पाया जाएगा, खिलाड़ी, मैच का जो खिलाड़ी होते हैं, तो वो लोगों में ये बुद्धि ज्यादा पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। टोटल 8 प्रकार की बुद्धि को हम लोगों ने पढ़ा, किसके अंतर्गत, ये कौन सा, गार्डन जो सिद्धांत दिए थे, बहुबुद्धि सिद्धांत, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने 8 प्रकार की बुद्धि को पढ़ा। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। बुद्धि का क्या, त्रिचापीय सिद्धांत। तो ये सिद्धांत तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्रिचापीय, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। तो ये जो है 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है। यहाँ देखिए हर एक वैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक, फिर यहाँ नाम बदल गया, मतलब ये भी सिद्धांत किसी दूसरे का है, ठीक है। तो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत 1985 में 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। तो ये जो है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत है, जिनको 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने मतलब जारी किया, प्रस्तुत किया। और ये बुद्धि जो है ये इसके अनुसार, ये बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ यानी पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है और अपना संबंध एक तरह से अच्छा तरह से स्थापित करता है, उनको चेंज भी करता है, परिवर्तित भी करता है। तो त्रिचापीय का मतलब क्या होता है, तीन। बुद्धि के मतलब त्रिचापीय का मतलब क्या होता है, तीन। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है।
बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, क्योंकि त्रि का मतलब 3 होता है, आप ऐसे भी नाम से याद रख सकते हैं। ये सिद्धांत को किसने कब जारी किया, ये पॉइंट को हर हाल में आपको याद रखना है। तो त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि 3 प्रकार के जो होते हैं। तो पहला जो प्रकार है वह घटकीय बुद्धि यानी कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन करता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी घटकीय बुद्धि भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इतना अंदर तक हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्लासीफाई नहीं करना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। पहला बुद्धि घटकीय बुद्धि, जिसको कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो दूसरा जो बुद्धि है इस सिद्धांत के अनुसार, त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार, वह अनुभविक बुद्धि यानी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, यानी एक्सपीरियंस के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो बुद्धि प्राप्त की जाती है उसको अनुभवक बुद्धि बोलते हैं। और इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति वर्तमान समस्या को हल करने के लिए पूर्व अनुभव यानी जो पहले उनको अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उनको सृजनात्मक यानी क्रिटिकल रूप से उनको प्रयोग करते हैं। सही बात है, व्यक्ति के पास अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वो व्यक्ति उस मुसीबत, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए पहले से जो जानते हैं, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का जो उपाय जानते हैं, तो वो उपाय को मतलब अपनाएंगे, वो उपाय को फॉलो करेंगे। तो यही है, यानी पहले का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ, जो भी मतलब समस्या है, उनसे छुटकारा पाएंगे। उनसे छुटकारा पाने के लिए वो पुनः एक तरह से पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, किसकी मदद से, पहले का जो अनुभव है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, अनुभविक बुद्धि। और तीसरा जो बुद्धि है सांदर्भिक बुद्धि यानी कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। तो इसके मदद से व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि या व्यावसायिक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बुद्धि या फिर व्यावसायिक बुद्धि भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या था, पार्ट 3 वीडियो था। और पार्ट 4 वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर का जो थ्योरी है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये कौन सा वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो है। और पार्ट 4 वीडियो में हम लोग पूरा तरह से चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत 3 बुद्धि होते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत के अंतर्गत टोटल जो बुद्धि है 8 प्रकार का है। और ये बहुबुद्धि का सिद्धांत ने कब दिया था, किसने दिया था, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। और 8 बुद्धि को हम लोगों को अच्छी तरह से जाना कि कौन सा बुद्धि क्या है, नहीं है। उससे पहले हम लोगों ने जाना कि जो एक तरह से बुद्धि संरचना मॉडल जेपी गिलफोर्ड ने जो प्रस्तुत किया, तो इसमें 3 विमाएं होती है, संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु। इसको हम लोगों ने जाना, ठीक है। आर्थर जेनसन ने बुद्धि का जो एक पदानुक्रमी यानी ऑर्डरली मॉडल जारी किया, उसमें 2 लेवल को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरह से प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इसके अंतर्गत 7 मानसिक योग्यताएं होती है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। उससे पहले हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, शायद पढ़ा नहीं था, ये पॉइंट आपको देख लेना है। सांख्यिकी विधि में आंकड़ों यानी डेटा का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन और उनके गुणों का आकलन किया जाता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो ये पार्ट 3 वीडियो था। और पार्ट 4 वीडियो आ रहा है बहुत ही जल्दी, उसको हम लोग पूरा थ्योरी को कवर कर लेंगे, पूरा चैप्टर हम लोगों का इंडो हो जाएगा। और लास्ट में आपसे विनती की जाती है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज, इतना मेहनत आपके लिए की जाती है, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे।